तो चलो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है। ये CPPMT पूछा गया 1992 में, और पंजाब PMT में पूछा गया 1907 में। यानी देखिए कितना बार पूछा गया, 92, 97, 97, 2010, 2000, 2001, 2002, 2003, 2003, 10, 6। यानी कि ये बार 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 कितना बार पूछा है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ लंग्स, यानी कितना अमाउंट ऑफ एयर इन अंदर जाता है और उतना बाहर निकलता है, विथ ईच नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। यानी कि नॉर्मली कितना एयर को इंस्पायर कर रहे हैं और नॉर्मली कितना एयर को एक्सपायर कर रहे हैं। यानी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन दोनों को मिला के हम बोलेंगे क्या, तो उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। यानी ब्रीथिंग में जो वॉल्यूम यूज़ होता है नॉर्मली, तो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। तो आपका आंसर होगा टाइडल वॉल्यूम। तो देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन, देखिए इसीलिए ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह क्वेश्चन देखिए CPPMT 2004, 1907, 1999, 2002, 2007, 2011 कितना बार पूछा है क्वेश्चन को। अब मैक्सिमम चांस है कि आगे भी आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा, चाहे वो नीट का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो। यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप खुद देख सकते हैं। तो देखिए, द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन इफर्ट इज कोल्ड। मतलब जो मैक्सिमली कितना हम इंस्पायर किए हैं, एक तो नॉर्मल इंस्पायरेशन था, अब मैक्सिमली कितना इंस्पायर करने के बाद एक्सपायर कितना कर सकते हैं, तो ये होता है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या होता है, तो देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप ग्राफ देखते थे, क्या देखे थे ग्राफ, ये था क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, और ये था टाइडल वॉल्यूम, और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये था क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तीनों को ऐड करके मतलब इतना हम एयर को लिए हैं फोर्सफुली, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम को लेंगे, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को लेंगे। यही बोलता है द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन इफर्ट इज इट्स। तो इसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे, लंग्स वॉल्यूम बोलेंगे। ये होता है वाइटल कैपेसिटी। हमको पता है कि वाइटल कैपेसिटी वहाँ होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बार क्वेश्चन को पूछा गया है, बार बार यही सब क्वेश्चन को रिपीट करता है। अब बोला है कि द कवरिंग, यानी ये नीट में पूछा गया 2000 कितना पूरा था, 2017 में भी पूछा गया था, 2017 नीट में ही ये क्वेश्चन इसी को रिपीट किया है। मतलब एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं गोल्डन क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांस है कि इस बार ये क्वेश्चन आ ही जाएंगे। अगर आना होगा रिपीटेड क्वेश्चन तो यही सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ जाएगा। द कवरिंग ऑफ लंग्स इज कोल्ड, यानी लंग्स के कवरिंग को बोलते हैं प्लीयूरल मेम्ब्रेन या प्लीयूरा। क्या बोलेंगे, प्लीयूरल मेम्ब्रेन या प्लीयूरा बोलेंगे। एनसीईआरटी का लाइन है, आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर पार्ट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड टू रेस्पिरेटरी सरफेस एज, यानी CO2 का सबसे ज़्यादा किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है, तो मैक्सिमम होता है बाइकार्बोनेट के थ्रू 70%। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा है, यही क्वेश्चन आएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज, यानी ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन होता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो जो कर्व है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व,
तो उस कर्व, वो कर्व कैसा होता है, तो सिग्मॉइड कर्व होता है, यानी एस शेप कर्व होता है, एस शेप बोलो या सिग्मॉइड कर्व बोलो, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 45, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि हमबर्गर फिनोमिना इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि हमबर्गर फिनोमिना किसको बोलते हैं, क्लोराइड का शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, हमबर्गर फिनोमिना बोलते हैं। तो ये हमबर्गर फिनोमिना क्लोराइड शिफ्ट कब होता है, जब आरबी से बाइकार्बोनेट बाहर निकलता है तो आरबीसी का जो है आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, उसी को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड का शिफ्ट किया जाता है आरबीसी के ओर, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्टिंग। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, हमबर्गर फिनोमिना। यह डिटेल में क्लास में आप कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम जो ये लेक्चर लेते हैं उसमें जाके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी हो गया, ठीक है, आंसर डी हो गया। उसके बाद देखें, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम रिस्पायरेटरी एफर्ट, यानी कि मैक्सिमली रिस्पायरेटरी एफर्ट लगा दिए या मैक्सिमम बाहर निकाल दिए वॉल्यूम, ठीक है। तो उसके अलावा जो बचा हुआ वॉल्यूम होता है जो यूज़ नहीं हो पाता है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिस्पायरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन, तो रिस्पायरेटरी सेंटर कहाँ सिचुएटेड रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो सकता है 2023 में आ जाए। तो ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिए CPMT पूछा गया 2002 में, BHU का एग्ज़ाम हुआ करता था पहले, तो उसमें 1995 में पूछा गया है। MPPMT में पूछा गया 97, 98, 2010, ठीक है। CBSE बोर्ड पहले जो AIPMT का हुआ करता था नीट की जगह, उसमें पूछा गया था 1999 में, उसके बाद फिर 1999 में, फिर 2002 में। कितना बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है इसका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज ब्रीथ थ्रो, यानी एयर जो एटमॉस्फेयर से अंदर आता है वो किसके थ्रू आता है, तो आएगा नॉस्ट्रिल के थ्रू, नॉस्ट्रिल से आएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से आएगा लैरिंग्स में। देखो फेरिंग्स का 3 पार्ट होता है, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स होता है, ठीक है। अब फेरिंग्स खुलेगा लैरिंग्स में, लैरिंग्स खुलेगा ट्रेकिया में, ट्रेकिया जो है 5th यानी 5वां थोरेसिक वर्टिब्रा के पास डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकी में, फिर ब्रोंकी डिवाइड होगा ब्रोंकियोल्स में, फिर वो खुलेगा किस में, अल्वियोलाई में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। देखिए ये भी क्वेश्चन 1994 में पूछा गया था, 1999 में पूछा गया था, 2002 में पूछा गया था। तो देखिए कितना बार एक क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, तो मैक्सिमम चांस है कि इस बार भी एक क्वेश्चन को रिपीट करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए 1991 में, 94 में, 12 में, 97 में, 2000 में, 2001 में, 11 में, कितना बार पूछा है इस क्वेश्चन को, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज मोस्टली एक्टिव इन, यानी किसमें ज़्यादा एक्टिव होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है, एक तरह का एंजाइम है, तो वो मोस्टली किसमें एक्टिव रहता है, तो वो होता है आरबीसी में एक्टिव रहता है, जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एसोसिएशन कराता है एंड डिसोसिएशन कराता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट हाई एल्टीट्यूड आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड विल इंक्रीजेज, क्या हो जाएगा, आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज इंक्रीजेज। तो आंसर हो गया ए। ये भी क्वेश्चन देखिए 95 में, उसके बाद 99 में, 2000 में, 2007 में, 2011 में। बताइए कितना बार रिपीट किया है। तो ये सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना अच्छा से और इसका PDF निकाल के रख लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम अमाउंट 70 to 75% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट अकर्स एज, यानी किसके थ्रू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो अभी बोले बाइकार्बोनेट के थ्रू, तो आंसर हो जाएगा आपका सी,
अब यही क्वेश्चन को देखिए कि 96 में, 98 में, 97 में, 98 में, फिर 98 में, उसके बाद उड़ीसा का 2010 में, AFMC में 2010 में, उसके बाद 2011 में, उसके बाद 2011। कितना बार एक क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड बाय हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के साथ कितना % ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तो 97%। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज, यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो 1.34 ml O2 होगा। यानी 1 ग्राम अगर ऑक्सीजन ले लिया, 1 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन ले लिया जाए तो आपको उसमें ऑक्सीजन मिलेगा 1.34 ml ऑक्सीजन मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अल्व्यूलर एयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज, यानी अल्व्यूलाई में पार्शियल प्रेशर कितना होता है CO2 का, तो वो होता है 40 mmHg होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 होता है। इसीलिए तो डीऑक्सीजनेटेड से कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन अल्व्यूलाई में होता है, यानी कि हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर को और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट लेवलिंग फॉर डायग्राम। तो सबसे ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस कहाँ पे है, ए नंबर लैरिंग्स गलत, ए नंबर नेजोफेरिंग्स गलत, ट्रेकिया गलत, सी नंबर, डी नंबर देखिए एपिग्लोटिस, बी नंबर थायराइड, ठीक है, बी नंबर थायराइड, सी नंबर ट्रेकिया, सी नंबर ट्रेकिया, और डी नंबर क्या हो जाएगा, ट्रेकियल कार्टिलेज, बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कह रहा है असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। असर्शन में देखिए CO2 ट्रांसपोर्ट अकर्स वेरी फास्ट थ्रू RBC, यानी RBC के थ्रू CO2 का ट्रांसपोर्ट वेरी फास्ट होता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है, देखते हैं आगे। बोल रहा है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एब्सेंट इन ब्लड प्लाज्मा। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है या गलत है, तो आपका राइट आंसर होगा डी, डी, यानी कि ए नंबर जो असर्शन है ये रॉन्ग है और जो रीज़न है वो करेक्ट है, ठीक है। ये भी गुजरात CET में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो है नीट में असर्शन रीजन पूछता है तो मैक्सिमम चांस है कि ये क्वेश्चन उठा के इस टाइप का डाल देगा आपको। उसके बाद है इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स एंड फ्लोपियन ट्यूब इज लाइंड बाई, तो उसमें सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू होता है। क्या होगा, सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू होगा। ये वेस्ट बंगाल में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है फिर, ठीक है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या बोल रहा है, CO2 प्रोड्यूस इन सेलुलर रिस्पायरेशन कंबाइंड विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच इंक्रीजेज द pH ऑफ ब्लड। तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है कि CO2 प्रोड्यूस इन सेलुलर रिस्पायरेशन कंबाइंड विथ हेमो वाटर, ना नो नो नो, ये क्या करता है, हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके बाहर आ जाता है। रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या कह रहा है कि CO2 मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि असर्शन गलत है और रीज़न सही है। तो आंसर देखो कौन सा है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन में, बिल्कुल गलत है, ये वाला गलत है। ए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नहीं, ए फॉल्स बी आर ट्रू, ये सही है। ए ट्रू एंड नहीं, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नीट में ही पूछा गया है, ठीक है। लेवलिंग करना है, बोल रहा ए क्या है, ए ट्रेकिया है। अब देखो तो ए है ट्रेकिया, बिल्कुल सही है। बी है प्लूरल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। सी है अल्वियोलाई, ये भी सही है। और डी है लोअर एंड ऑफ लंग्स, ये भी सही है। अब देखो किसका फंक्शन क्या कह रहा है।
अब बोला लोअर इंड ऑफ लंग्स डायफ्राम पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। यहाँ क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछना है। क्या लिखा है, इन द लेवल ABCD ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड और करेक्टरिस्टिक। ट्रेकिया लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाई कनेक्ट कंप्लीट कार्टिलेज, बिल्कुल नहीं, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेज होता है। बी प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द रिब्स ऑन, ये गलत है। उसका अल्व्यूलाई थीन वाल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बिल्कुल सही बात है। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रैपिड ब्रीथिंग इज, तो एक टर्म है, याद कर लीजिएगा इसको, ये एक्स्ट्रा है। तो बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग होता है उसको बोलते हैं क्या लिखा, टेक्निपिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट टू रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, नहीं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, हाँ, रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व, हाँ। तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है यानी गलत है। पहला स्टेटमेंट देखो, सोलेबिलिटी ऑफ CO2 इन ब्लड इज 20 से 25 टाइम्स हायर देन O2, तो ये वाला तो सही है। नेक्स्ट देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेड इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, ये वाला रुको थोड़ा सा, अगला देखो तो, हाँ, O2 कैन बाइंड विथ हेमोग्लोबिन इन द रिवर्सेबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है ये। well every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 to the alveoli, ये सही है। उसके बाद देखो, in diffusion membrane is made up of 3 major layer, namely thin squamous epithelium of alveoli, endothelium of blood capillary, alveolar capillary एंड बेसमेन सब्सटेंस बिटवीन द, हाँ, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर भी नहीं, सॉरी बी सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट बी हो जाएगा। न इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई P&Q इन द फिगर एंड मेंशन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस। P&Q, ये P है, ये Q है, ये क्या किया है, P जो है रिलैक्स है, देखो P डायफ्राम रिलैक्स, बिल्कुल सही है, सही है। और Q क्या है, थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेज, नहीं इंक्रीज नहीं, थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज जब हो रहा है तो एक्सपायरेशन हो जाएगा, गैस बाहर आएगा। इसी से रिलेटेड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं, डायफ्राम रिलैक्स, थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेज एक्सेलरेट, हाँ बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया आपका सी नंबर। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट करके तो डायफ्राम सीधा होता है, तो ये वाला वॉल्यूम बढ़ जाता है। अभी क्या वॉल्यूम घट रहा है, जब वॉल्यूम घटेगा तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस बाहर निकालेगा, तो हो जाए एक्सपायरेशन, ठीक है, या एक्सहेलेशन भी बोलते हैं उसको। चलिए आंसर सी हो गया। क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन P50 of an oxyhemoglobin curve would result from a decrease in, तो pH डिक्रीज करेगा। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज coined by, तो टर्म प्रोटोप्लाज्म किसके कनेक्ट था, यानी कि प्रोटोप्लाज्म टर्म कौन दिया था, तो रॉबर्ट हुक, नहीं, रॉबर्ट हुक जो था वो सेल का खोज किया था, जो डेड सेल था,
कॉर्क से लाइक था। उसका तो रॉबर्ट ब्राउन जो था ये किसका डिस्कवरी किया था, तो ये न्यूक्लियस का किया था। तो पुरकुंजे जो था यही कनेक्ट किया था, किसी प्रोटोप्लाज्म टर्म से कनेक्टेड है। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन बीएचयू में पूछा गया है, उसका एमपी पीएमटी में पूछा गया है 99 में, 2000 में, उसके बाद 2005 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देना हुआ है एग्जामिनर को तो यही क्वेश्चन देगा, इसी टाइप का क्वेश्चन देगा। यह क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम चांस है कि वही आ जाएगा। देखो यहाँ पे इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी के एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय, सेल थ्योरी को कौन दिया था, तो स्लैडेन एंड स्वान ने दिया था। तो 1838 से लेके 1839 में दिया था। स्लैडेन एंड स्वान दो साइंटिस्ट है जो सेल थ्योरी को दिया था। आप खुद देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया। इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के अलग अलग लैंग्वेज डाल के इसको बार बार पूछता है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन एक ही जैसा इतना बार पूछा है, तो मैक्सिमम चांस है कि अगले आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्लैडेन एंड स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म सेल वाज कनेक्ट बाय द सेल वाज फर्स्ट सीन बाय, यानी कि सेल टर्म कॉइन्ड बाय किससे है, जिन्होंने सेल को पहली बार देखा था। तो पहली बार कौन देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो सेल देखा था वो था डेड सेल, यानी कि वो सेल वाल को सिर्फ देखा था। उसके बाद एंटोनी वॉन जो लीवेनहॉक है वो जो है, ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक वो लिविंग सेल का खोज किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल डिस्कवर्ड इन थीन सेक्शन ऑफ कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक, एक्चुअली इन्होंने जो वो थीन सेक्शन ऑफ कॉर्क देखा था इस टाइप से बी हिप्स लाइक थोड़ा सा कंपार्टमेंट दिख रहा था, ये क्या था, डेड सेल था। तो डेड सेल में क्या बचता है प्लांट सेल में, तो सिर्फ और सिर्फ सेल वाल होता है। तो एक्चुअली वो जो सेल देखा था ना वो सेल वाल को ही देखा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेल वाल। आंसर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया था, तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया तो रॉबर्ट हुक। तो एंटोनी वॉन लीव क्या किया था, तो ये लिविंग सेल का खोज किया था, और रॉबर्ट हुक डेड सेल का खोज किया था। और स्लैडेन एंड स्वान जो है यह सेल थ्योरी दिया था, कब दिया था, तो 1838 में, 1839 में। ठीक है, देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो गया, रॉबर्ट ब्राउन, क्योंकि न्यूक्लियस का डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने ही किया था। एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद नेम ऑफ स्लैडेन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विथ, यानी स्लैडेन एंड स्वान का नेम किससे एसोसिएट है, तो सेल थ्योरी से। देखिए सेल थ्योरी से स्लैडेन एंड स्वान को कितना बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ रहे हैं आप, क्वेश्चन एक ही है लेकिन सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर रहा है। आप सोच सकते कितना इम्पोर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, सेल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या था, तो ये वायरस जो है ये एसेलुलर इसको माना जाता है, इसको किसी भी सेल थ्योरी में कोई भी कंसिडर नहीं किया था। तो यही था एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलुलर टूटीपोटेंसी मीन्स, सेलुलर टूटीपोटेंसी मीन्स क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल, बिल्कुल नहीं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, बिल्कुल नहीं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, नहीं।
तो कैपेबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू फॉर कंप्लीट प्लांट, यानी कि उसके सेल्फ पोटेंशियल होता है, उसके अंदर वह पोटेंशियल जिससे क्या कर सकता है, वो न्यू प्लांट यानी कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो कोई सेल है, उसको टेस्ट ट्यूब में डालें, ठीक है, इसका टूटी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके कैलस बनाएगा, कैलस फिर प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्लांटलेट को इसमें लैंड में मिट्टी पे इम्प्लांट कर देंगे तो उससे नया प्लांट आ जाएगा। उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है, उसी कैपेबिलिटी को क्या बोलेंगे, टूटी पोटेंसी, मतलब अंदरूनी ताकत है उसके अंदर है। समझ गए अब? ठीक है। और सबसे पहले जो है टूटी पोटेंसी के बारे में कौन बताया था, तो हेवर्ड लैंड ने बताया था। हेवर्ड लैंड, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आंसर क्या हो गया इसका, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफिक्स एस इन राइबोसोम यूनिट इंडिकेट्स, यानी कि जैसे 70S लिखते हैं या 80S लिखते हैं, तो एस क्या होता है, एस यूनिट किसको इंडिकेट कर रहा है, तो सेडिमेंटेशन कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट को इंडिकेट करता है। कहीं भी पूछे एस क्या होता है, क्या सोलिबिलिटी होता है, नहीं। सरफेस एरिया, साइज, बिल्कुल नहीं। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, या फिर क्या हो सकता है, सेवर्बर कोफिशिएंट, बर कोफिशिएंट, ठीक है। या तो सेडिमेंटेशन कांस्टेंट बोलेंगे या सेवर्बर कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी आर, यानी ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा सेल कौन होता है, तो वो होता है नर्व सेल। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्लैडेन एंड स्वान प्रपोज द सेल थ्योरी, यही चीज़। तो 1838 से 1839, देखिए यहाँ पे 1938 से 1939 भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं एग्ज़ाम में देने जाएंगे तो, क्या 1839 था कि 1939 था, यहीं पे कंफ्यूज कर सकते हैं। इसीलिए दिमाग में बैठा लीजिए 1838 से 1839, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़, यानी कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो क्या होता है, वो सेल होता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है लाइफ का, तो सेल होता है। आंसर ए हो गया। चलिए इसको कुछ नहीं, ये देखिए मैच द कॉलम, देखिए कि रॉबर्ट हुक है, चार्ल्स डार्विन है, अरे ये तो इवोल्यूशन का है, हुजो डेविस है, ये तो आपका जेनेटिक्स का है। लेकिन रॉबर्ट हुक यहाँ पे सेल का है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। जब आप जेनेटिक्स का क्वेश्चन बनाएंगे या फिर एवोल्यूशन बनाएंगे, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन को लिया जाएगा। तो रॉबर्ट हुक क्या था, तो सबसे पहले उन्होंने माइक्रोग्राफिया का खोज किया था। क्या, तो माइक्रोग्राफी का, एक का हो गया 4। चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, बी हो गया। हुगो डे वेरिज, लुइस पॉस्चर, तो हुगो डे वेरिज जो था म्यूटेशन, लुइस पॉस्चर जो है स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, ये एवोल्यूशन का क्वेश्चन है। तो मतलब जो है यहाँ पे सेल का भी एक ऑप्शन है, दो है एवोल्यूशन का, एक है जेनेटिक्स का। कहीं भी अब क्वेश्चन जब PY को बनाएंगे वहाँ पे भी ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो बताइए ए का 4 होगा, ए का 4 कहाँ है, यहाँ पे है। बी का क्या होगा, बी का होगा 3, बी का 3 यहाँ पे है। सी का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे है। डी का क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्लैडेन 1838 प्रपोज सेल टू बी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हिज आइडिया इज, तो उसका आइडिया क्या था, ऑब्जर्वेशन था, जनरलाइजेशन था, एजम्पशन था या हाइपोथेसिस था। तो उसका जो उसका आइडिया जो था वो हाइपोथेसिस था स्लैडेन का। आप जाके NCERT में देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है स्लैडेन का हाइपोथेसिस, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैज एंड स्लैक, थियोफ्रास्टस, नोल एंड रस्का, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक फिर आया सेल से, देखते हैं क्या बोल रहा है, ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिट्रिक एसिड साइकिल, माइक्रोग्राफिया, एंड P4 C4 पाथवे एंड हिस्टीरिया। ओके, तो हैच एंड स्लैक साइकिल जो होता है वो होता है C4 के लिए, कार्बन 4 पाथवे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी से याद रखना पड़ेगा। तो एक का 4 हो जाए, कहाँ पे है, ये दोनों में है। ये मतलब B गलत, नहीं C गलत और D गलत। C और D में आंसर नहीं होगा, या तो A होगा या तो B होगा। अब ऑप्शन मत पढ़िए, अब यहाँ पे ये देखिए कहाँ पे गलत, ये अलग कहाँ पे है, दोनों का 5 है, दोनों का 1 है, यहाँ पर डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। तो सिर्फ D नंबर वाला चेक कीजिए, D में रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक क्या था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का डिस्कवरी किया था या माइक्रोग्राफिया का, तो हमको पता है कि माइक्रोग्राफिया का। अब बताइए, एक ही ऑप्शन अगर हमको पता होता तो ये आंसर बन जाता, बिल्कुल बनता। ये दोनों गलत था पहले, यहाँ पे मिल गया, तो ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक है, ये भी सेम, ये सारा का सारा सेम है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है, तो इसको एक ही का पता करना था हमको। आंसर हो गया आपका B नंबर। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, ठीक है, प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा, इसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ वही है, आंसर D हो गया आपका। रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द टर्म सेल, कब, 1665, यानी कि 1665 ईस्वी में। आंसर क्या होगा, B हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू सेल जनरेटेड फ्रॉम, तो न्यू सेल कहाँ से आ रहा है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से नहीं, रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल नहीं, प्री एग्जिस्टिंग सेल, बिल्कुल सही बात है, वो पुराने सेल से ही आता है नया सेल, ठीक है। कौन बोला था, रुडोल्फ वुर्को, जो सेल थ्योरी का फाइनल शेप दिया था। आंसर C हो गया। स्मॉलर सेल हैव, तो स्मॉलर सेल में क्या होता है, स्मॉल सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो, लार्ज सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो। तो इसका आंसर यही होता है कि लार्ज सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम जो है इसका ज़्यादा होता है स्मॉलर का, इसीलिए इसमें हीट लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए ये पोलर रीजन में नहीं पाया जाता है। तो आंसर हो गया B आपका, B हो गया। क्वेश्चन है, विच वन हैव राउंड एंड बाइकनकेव शेप, तो वाइट ब्लड में नहीं, वो तो अमीवाइड होता है। RBC में, हाँ बिल्कुल सही बात है, RBC में होता है, इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बाकी अगला पार्ट पे लेके आएंगे। अच्छा लगे तो लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। और कुछ सजेशन है तो वो भी कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगे तो कमेंट करो, ठीक है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज्ड विद इन द फोनिकल एट, यानी ओव्यूल का बॉडी पार्ट जो है फोनिकल से अटैच रहता है, तो दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट कौन सा है, यानी कि दोनों के बीच का जंक्शन कहाँ है, कहाँ पे अटैच रहता है, तो वो होता है हाइलम। क्या होता है, हाइलम, देख लीजिए। द अटैचमेंट पॉइंट ऑफ फोनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल इज नोन एज हाइलम। हाइलम परमिट वाटर टू इंटर द एम्ब्रियो बिफोर एक्टिव जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेट करता है तो हाइलम के थ्रू ही उसके अंदर वाटर इंटर करता है, जिससे उसके जर्मिनेशन में हेल्प करता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है ओव्यूल। ओव्यूल में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं फोनिकल। क्या बोलते हैं, फोनिकल। और ये क्या है, ओव्यूल का बॉडी है। तो दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट कॉमन है, ये वाला पॉइंट कॉमन है, यानी कि जंक्शन है जिसका नाम है हाइलम। क्या नाम है, हाइलम नाम है।
और ये पॉइंट जिससे इंटर करता है वाटर, जो पॉइंट होता है उस पॉइंट का नाम है, उस पोर का नाम है माइक्रोपाइल। क्या नाम है? माइक्रोपाइल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स थ्रू, यानी जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके थ्रू होता है? तो देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है ऑफसेट। नहीं, ऑफसेट जो होता है वाटर हायासिंथ के लिए होता है। और बल्ब बिल किसके लिए है? तो वो है ऑनियन के लिए। रनर होता है दूब के लिए, जिसको दुबरी भी बोलते हैं। और राइजोम होता है जिंजर के लिए। किसके लिए? राइजोम है जिंजर के लिए। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया? हो गया डी। ओके, एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस थ्रू राइजोम इन जिंजर, यानी कि जिंजर में राइजोम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसके बाद राइजोम आर स्टेम विच ग्रो हॉरिजॉन्टली अंडर द ग्राउंड। राइजोम क्या है? स्टेम है, और वो जब ग्रो करता है वो ग्राउंड में हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये है आपका जिंजर, ठीक है। देखिए ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है वाटर, ये इस पे लैंड सरफेस पे, यानी ग्राउंड पे ये किस तरह ग्रो करेगा? हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। और ये है एक टाइप का स्टेम, यानी कि मॉडिफिकेशन। अब जहाँ हम स्टेम पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में। जो अंडरग्राउंड स्टेम है ये जिंजर है। क्या है? जिंजर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? बाकी सब सही है, इनमें से गलत हमें चूज करना है। देखा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक तरफ लिखा हुआ है और दूसरी साइड में उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। राइजोम, राइजोम में क्या है? बनाना, बिल्कुल सही बात है। बाइनरी फिजन, सरगशम, नहीं। बाइनरी फिजन होता है बैक्टीरिया में, अमीबा में और पैरामीशियम में होता है। तो यहाँ पे बी नंबर गलत है। यहाँ बोल रहा है ना नॉट करेक्टली मैच, तो इसका मतलब बी ही सही होगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कॉनिडिया पेनिसिलियम, बिल्कुल सही है इसका मैच। ऑफसेट वाटर हायासिंथ, इसका भी मैचिंग सही है। सिर्फ और सिर्फ बी का मैचिंग गलत है, यानी रोंगली मैच है। तो आंसर हो गया आपका बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बाइनरी फिजन यूजुअली टेक्स प्लेस इन अमीबा। एकदम याद कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है और यूग्लिना में होता है। अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, याद कर लीजिए यहीं पे याद कर लीजिए। देखिए इस टाइप से फिजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन करेक्टली मैच है, मतलब सही मैचिंग है। उससे पहले जो बनाए थे रोंगली मैच, यानी नॉट करेक्टली मैच था। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए ऑनियन। ऑनियन किस में है? बल्ब, बिल्कुल सही है। यही तो आंसर चूज करना है सही कौन है, तो आंसर वन ही सही मिल गया। दूसरा देखो जिंजर, शक्कर, नहीं, ये राइजोम होना चाहिए था, ये गलत है। क्लाइमोडोमोनास कोनिडिया, कोनिडिया जो होता है पेनिसिलियम के लिए होता है, ये भी गलत है। उसका ईस्ट जूस्पोर, ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 1, यानी कि ए आंसर हो गया। देख ले थोड़ा एक्सप्लेनेशन। ऑनियन के लिए क्या है? बल्ब। बल्ब क्या होता है? एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम है। स्टेम इन जिंजर राइजोम है। क्लाइमोडोमोनास के लिए जूस्पोर और ईस्ट के लिए एस्कोस्पोर, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर, यानी पोटैटो ट्यूबर का जो आई होता है वो क्या होता है? देख लिया जाए। पहला ऑप्शन रूट बड, नहीं। उसके बाद फ्लावर बड, ये भी नहीं। शूट बड, बिल्कुल नहीं। ये होता है एक्सिलरी बड। क्या होता है? एक्सिलरी बड होता है। ये आई ऑफ पोटैटो होता है एक्सिलरी बड। तो आंसर डी सही है। एक्सप्लेनेशन देख लिए थोड़ा सा।
द एक्सिलरी बड ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर कोल्ड आई, यानी कि पोटैटो ट्यूबर के एक्सिलरी बड को क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। उसके बाद लिखा दे आर फाउंड इन नोड ऑफ द स्टेम ट्यूबर, यानी कि स्टेम के नोड में पाया जाता है। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए, पोटैटो भी एक अंडरग्राउंड स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, यानी वो स्टेम ही है। तो हमें कैसे पता चला कि पोटैटो स्टेम है या रूट है? तो याद रखना है, जिसके पास नोड एंड इंटर नोड होगा वो होगा स्टेम, और जिसके पास नहीं होगा ये वो होगा रूट। रूट और स्टेम में यही तो डिफरेंस है। ठीक है, देखा जाए, देख लीजिए ये क्या है, न्यू शूट बर्ड। उसके बाद आई ऑफ पोटैटो, यही है एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, और जर्मिनेटिंग आई बर्ड को देख लिया जाए, स्कर ऑफ ओल्ड स्टेम, स्कर ऑफ स्केल लीफ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या कॉमन है? पहली बात, दोनों क्या हैं, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो मगर अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है तो इसमें एक ही पेरेंट भाग लेगा। जब एक ही पेरेंट भाग लेगा तो इसके प्रोजेनी जो होगा आइडेंटिकल होगा पेरेंट के, कार्बन कॉपी होगा पेरेंट के। तो इसी हिसाब से ऑप्शन को चूज़ किया जाए। देख लिया जाए, सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ आर अप्लीकेबल टू ओनली डाइकोट प्लांट। ये कोई बात नहीं हुई, क्यों भाई, डाइकोट प्लांट के लिए। उसके बाद दूसरा है बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, ये भी कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा हमें। क्वेश्चन नंबर सी देखा जाए, यानी ऑप्शन सी देखा जाए, बोथ अकर्स अराउंड द एयर, नहीं। बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू पेरेंट, यानी दोनों का जो प्रोजेनी होगा पेरेंट के आइडेंटिकल होगा, यही तो सही है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस बोथ आर एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन उसका विच गिव द प्रोजेनी जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट, यानी पेरेंट के आइडेंटिकल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रॉन्गली मैच, यानी गलत मैचिंग है, एंड रिमेनिंग आर 3 करेक्ट, यानी कि हमें रॉन्गली मैच को क्या करना है, कलेक्ट करना है, पता लगाना है, और जो सही है, मतलब 3 सही है, 1 गलत है इसमें से। पेनिसिलियम कोनिडिया बिल्कुल सही बात, वाटर हायासिंथ रनर यही तो गलत है। वाटर हायासिंथ के लिए ऑफसेट होता है, ऑफसेट, ठीक है। रनर होता है दूब के लिए, ठीक है। अब ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड बिल्कुल सही है। अगेव बल्बिल्स ये भी सही है। तो हमारा बी नंबर जो है रॉन्गली मैच है, तो आंसर बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए, वाटर हायासिंथ इज अ फ्री फ्लोटिंग पेरेनियल प्लांट विच कैन ग्रो टू हाइट 3 फीट। देखिए वाटर हायासिंथ के लिए ही टेरर ऑफ बंगाल टर्म यूज़ किया गया था। वाटर हायासिंथ जो है हमारे इंडिया का नेटिव प्लांट नहीं है, ये दूसरे देश से लाया गया था। इसके जो फ्लावर होता है एंड लीफ जो होता है वेरी अट्रैक्टिव होता है। इसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, इसीलिए फैलते जाता है, पूरा पानी में छा जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, गड्ढे नाले जितने भी हैं वो भर जाएंगे। जब वो गड्ढे नाले भर जाएगा तो उसका पानी कहाँ जाएगा, तो पूरे शहर में फैल जाएगा। यही चीज़ हुआ था बंगाल में, इसीलिए इसका नाम दिया था टेरर ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमीट्स डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फीमेल गैमीट जो है एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस।
जेनेसिस। क्या बोलेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। आंसर हो गया क्या? डी। एक्सप्लेनेशन देखा जाए, एक्सप्लेनेशन है द फेनोमेना इन विच फीमेल गैमिट्स डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट गेटिंग फ्यूज विथ मेल गैमिट। यानी कि मेल गैमिट यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट नहीं होता है, मेल गैमिट फीमेल गैमिट का मेल गैमिट से मिलन नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। यानी बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ये क्या होता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है फीमेल गैमिट, तो उसी को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। यानी इनमें से कोई ऐसा प्लांट है यानी ग्रासेस है जो क्या करता है अपने लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, तो वो है बम्बू। यानी बम्बू जो होता है एक तरह का ग्रास फैमिली का ही स्पेसीज है ये मतलब कहने का ग्रास का सबसे लंबा यानी सब टॉलेस्ट ग्रास अगर बोला जाए तो वो बम्बू ही होता है। वो अपने लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, उसके बाद वो मर जाता है। आंसर हो गया ए। एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लिया जाए, दिस इज बिकॉज बम्बूज एग्जिबिट मोनोकार्पिक फ्लावरिंग बिहेवियर। डेथ आफ्टर फ्लावरिंग इज अ peculiar characteristic of monocarpic flowering and it is observed in member of grass family। अगर टॉलेस्ट ग्रास बोला जाए तो बम्बू हो जाएगा। ये रहा बम्बू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ। वहाँ पे हम पढ़े थे कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे देख रहे हैं सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसको क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस। क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस। यानी सीड का फॉर्मेशन जो विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी बिना फर्टिलाइजेशन के होगा उसको क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस बोलेंगे। देख लीजिए, तो इसका आंसर डी हो गया। एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए, एपोमिक्सिस इज डिफाइंड एज द एसेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम मैटरनल टिश्यू ऑफ ओव्यूल। यानी ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन के, अवॉइडिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ना ही इस पर मियोसिस होगा एंड फर्टिलाइजेशन होगा, ना मियोसिस होगा ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, लीडिंग टू डेवलपमेंट टू एम्ब्रियो। तो उससे क्या एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यही तो है आपका एपोमिक्सिस। ये डिफिनेशन भी याद कर लीजिएगा आप, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एन आइसोगामी डिफर आइदर स्ट्रक्चर फंक्शन और बिहेवियर, ठीक है। तो ये वाला तो पॉइंट बिल्कुल सही है। जो एनाइसोगामी होता है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफर होता ही और बिहेवियरली डिफर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी आपको मिल जाएगा, 11th क्लास के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, और इसका 12th का फर्स्ट चैप्टर से इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन oomacetes फीमेल गैमिट इज स्मॉलर। अरे भाई साहब, फीमेल गैमिट स्मॉलर नहीं, फीमेल गैमिट ऑलवेज जनरली ऑलवेज क्या होता है? लार्जर होता है। यहाँ पे लिखा है मोटाइल, नहीं, नन मोटाइल होता है। फीमेल गैमिट क्या होगा? लार्जर होगा एंड नन मोटाइल होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा वाइल मेल गैमिट इज लार्जर एंड नन मोटाइल, तो ये पूरा पॉइंट उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ फीमेल के जगह मेल होगा और मेल के जगह फीमेल होगा, तभी जाके आंसर बी सही होगा। तो यहाँ पे बी ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, इन oomacetes फीमेल गैमिट्स इज लार्जर एंड नन मोटाइल वाइल मेल गैमिट इज स्मॉल एंड मोटाइल, यही चीज है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मोनोसियस प्लांट कारा शो अकरेंस ऑफ। मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा? मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही साथ होगा,
पहला ऑप्शन है कि स्टामेन एंड कार्पेल्स ऑफ अ सेम प्लांट। ये काड़ा एक तरह का अलगी है, तो अलगी में फ्लावर नहीं होता है, तो स्टामेन कार्पेल का कोई कंसेप्ट लगेगा ही नहीं, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। अगर ये फ्लावरिंग प्लांट के लिए होता तो ये फिर सही हो जाता है। ठीक है, अब लिखा है अपर एंथ्रीडियम लोअर ऊगोनियम। एंथ्रीडियम जो होता है मेल पार्ट है, ऊगोनियम जो है फीमेल पार्ट है। ऑन द सेम प्लांट, सेम प्लांट में तो होगा, बट लोअर साइड में एंथ्रीडियम होगा और ऊगोनियम अपर साइड में होगा। उसी तरह ऑप्शन चूज किया, अपर ऊगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम सेम। हाँ, यही सही है। आंसर जो है सी नंबर सही है। तो देख लीजिए इसका आंसर सी है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, मेल सेक्स ऑर्गन इज कोल्ड एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल, जो होगा लोअर साइड में होगा, वाइल फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कोल्ड ऊगोनियम, जो अपर साइड में होगा। दे डेवलप ऑन द सेम ब्रांच, दोनों कहाँ पे डेवलप होगा? सेम ब्रांच पे डेवलप होगा। ठीक है, ऑफ द सेम प्लांट, किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा प्लांट की? तो ये कारा की बात कर रहे हैं। इसका देख लीजिए, ये फिगर देखिए, फिगर ये क्या है? एक ब्रांचलेट है, इसमें ऊगोनियम देखिए अपर पार्ट में है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडियम जो है मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन है कहाँ पे है? ये लोअर साइड में है। ठीक है, हम किस पे देख रहे हैं? कारा प्लांट में देख रहे हैं। एक तरह का ये अलगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मियोसिस टेक्स प्लेस इन, तो मियोसिस किस में होगा? तो मेगा स्पोर में होगा। किस में होगा? मेगा स्पोर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर, यानी कि दो जनरेशन होना चाहिए इसमें, एक के अंदर एक की बात कर रहा हूँ। पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, सही बात है। पोलन ग्रेन कहाँ जनरेट होता है? एंथर में। पोलन ग्रेन जो होता है कि पोलन ग्रेन जो होता है हैप्लॉइड होगा, जो जर्मिनेट करता है एंथर, यानी जो डिप्लॉयड एंथर होता है उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये तो सही हुआ भाई। अगला देखो, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विथ 2 मेल गेमिट्स, नहीं। नेक्स्ट देखो, सीड इनसाइड फ्रूट, नहीं। उसके बाद देखिए, एम्ब्रियो सेक इनसाइड ओव्यूल, बिल्कुल सही बात है। ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 1 और 4 सही है। देख लीजिए, ये प्लांट द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर आर पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर एंड एम्ब्रियो सेक इनसाइड द ओव्यूल, यानी पोलन ग्रेन किसके अंदर? एंथर के अंदर, एम्ब्रियो सेक ओव्यूल के अंदर। जब ये जर्मिनेट होता है तो यही हुआ ना कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के अंदर जर्मिनेट हो रहा है, यानी 2 जनरेशन एक साथ काम कर रहा है। उसके बाद देखिए, पोलन ग्रेन इज हैप्लॉइड इनसाइड द डिप्लॉयड एंथर, एम्ब्रियो सेक इज हैप्लॉइड इनसाइड द डिप्लॉयड ओव्यूल, सेम बात है। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया में किस टाइप का पॉलिनेशन होता है? तो पहला आंसर है कि मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करेंट टू फीमेल फ्लावर ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। क्यों होता है कि फीमेल फ्लावर जो होता है वो सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट करते रहता है, उसका ब्रांच ऊपर तक ले आता है, जबकि मेल पार्ट जो नीचे रहता है वो वहाँ से टूट के वाटर के सरफेस में तैरते रहता है। किसी भी फीमेल पार्ट से उसका अटैचमेंट हो जाता है और वहाँ पोलिनेशन हो जाता है। तो कहाँ होगा ये? वाटर सरफेस पे। आंसर हो गया ए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, पूरा अच्छी कहानी लिखा हुआ है कि वेलिसिनेरिया सो ईपी हाइड्रोफाइली, ईपी मतलब अपोन ऊपर, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर के सरफेस के ऊपर वहाँ पे क्या होता है? उसका पोलिनेशन होता है, इसीलिए उसका नाम वेलिसिनेरिया को हम क्या बोलेंगे? ईपी हाइड्रोफिली बोलेंगे। उसके बाद देखिए कि ईपी हाइड्रोफिली इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ पोलन एट द वाटर सरफेस, ये क्या करता है कि वाटर सरफेस में पोलन का ट्रांसफ़र कर देता है। कैसे करता है? नीचे लिखा हुआ है, इन वेलिसिनेरिया मेल फ्लावर आफ्टर ब्रेकेज फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड रीच द फीमेल फ्लावर, यानी कि वो टूट के क्या होता है? वाटर के सरफेस पे तैरते रहता है और फीमेल फ्लावर से उसका मीटिंग होता है और उससे उसका क्या हो गया?
पोलिनेशन हो गया। फ्लावर एपी हाइड्रोफिली कैन बी सीन इन प्लांट दैट आर ग्रो अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड वेयर एज हाइड्रोफिली कैन सीन इन सबमर्ज प्लांट ऑल्सो। यानी हाइड्रोफिली मतलब क्या होगा, जो पानी के अंदर डूबा हुआ फ्लावर है, प्लांट है, उसमें क्या हो जाएगा, पोलिनेशन होता है तो वो होगा हाइड्रोफिली हो गया। और ईपी हाइड्रोफिली मतलब हुआ वाटर के सरफेस पे ये होना, पोलिनेशन होना। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या फीमेल पार्ट है, ये देखिए मेल पार्ट टूट के ऊपर जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ से टूट के वाटर सरफेस पे तैरते रहता है और वहाँ पे पोलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगामी एंड जेनाइटोगामी आर प्रिवेंटेड। यानी ऑटोगामी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोगामी बोलते हैं। यानी ऑटोगामी के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए जिसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों होना चाहिए। ये हो गया मेल पार्ट फीमेल पार्ट, तो ये हो गया मेल पार्ट, दोनों होना चाहिए। यानी एंड्रोसियम गायनोसियम दोनों होगा और दोनों मेच्योर एक साथ होना चाहिए, तभी क्या होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एक ही में। तो मेज तो बाइसेक्सुअल है, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। वीट भी है, केसर भी है, और पपाया नहीं है। पपाया क्या होता है कि मोनोसेक्सुअल प्लांट है, यानी कि डायोसियस प्लांट है। इसमें क्या होगा, या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, यानी अलग अलग फ्लावर पे दोनों होगा। जब अलग अलग फ्लावर पे दोनों होगा तो उसमें ऑटोगामी होगा क्या, नहीं होगा। तो जेनाइटोगामी तो और ही नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है ऑटोगामी जेनाइटोगामी में, तो ये आज के लिए एक लेक्चर है पोलिनेशन का, जाके देख लीजिएगा, आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे हम, इस पे कमेंट बॉक्स इस पे कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कि पोलिनेशन का वीडियो पूरा पड़ा हुआ। तो आंसर डी हो गया। यहाँ पर ये कि पपाया इज़ अ डायोसियस, डायोसियस मतलब मोनोसेक्सुअल, एक मेल गेमिट होगा तो फीमेल नहीं, फीमेल होगा तो मेल नहीं, एक फ्लावर में, यानी अलग अलग फ्लावर में होगा। प्लांट विच मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रोड्यूस इन टू सेपरेट प्लांट, दोनों अलग अलग प्लांट पे होगा। हैंस इट प्रिवेंट बोथ ऑटोगामी एज वेल एज जेनाइटोगामी। केसर एंड मेज आर मोनोसियस एंड यूनिसेक्सुअल, क्या होगा, मोनोसियस एंड यूनिसेक्सुअल है वो, ठीक है। वीट इज मोनोसियस एंड बाइसेक्सुअल, ये मोनोसियस होगा और बाइसेक्सुअल होगा। नोट देखो, पपाया कैन बी डायोसियस मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट। मोनोसियस मतलब क्या होता है कि सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। यानी कहने का क्या मतलब है कि मोनोसियस मतलब होता है, मोनोसियस का मतलब क्या होगा, एक प्लांट है, एक फ्लावर मेल है तो दूसरे में फीमेल है, इसको मोनोसियस बोलेंगे, ठीक है। देखो, सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन अ सेम प्लांट। और डायोसियस मतलब होता है कि एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, एक प्लांट में मेल है तो दूसरे प्लांट में फीमेल है, यानी अलग अलग प्लांट में मेल और फीमेल होता है, तो उसको डायोसियस बोलते हैं। और एग्जिबिट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए 17 पे, व्हाट इज द फेट ऑफ गैमिट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। वन फ्यूज विथ एग एंड अदर डिजेनरेट इन द सिनर्जिड। ऑल फ्यूज विथ एग नहीं। वन फ्यूज विथ एग एंड अदर फ्यूज विथ सिनर्जिड नहीं। वन फ्यूज विथ एग एंड अदर फ्यूज विथ सेंट्रल, हाँ ये बात सही है, डी नंबर सही है। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। इन फ्लावरिंग प्लांट out of the two male gametes discharged in synergid, one fuses with the egg cell and other fuses with secondary or definitive nucleus present in central cell। जैसे कि फर्स्ट एक सेल के साथ फर्स्ट मेल गेमेट बाइंड करेगा, फ्यूज करेगा तो क्या जायगोट बनेगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ सेकेंड मेल गेमेट क्या करेगा, बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। नोट में देखिए तो क्या लिखा हुआ है कि द सिनर्जिड सेल प्रोड्यूस एन अट्रैक्टेंट दैट गाइड द पोलन ट्यूब टू द फीमेल गैमेटोफाइट एंड लाइकली कंटेन फैक्टर दैट कंट्रोल द अरेस्ट ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोथ।
पोलन ट्यूब डिस्चार्ज एंड गैमेट फ्यूजन, यानी किसमें, सेनर्जिड सेल में अट्रैक्टेंट होता है, मतलब जिसको नाम है फीलीफॉर्म एपरेटस। वो क्या करता है, मेल गैमेट के एंट्री को गाइड करता है और उसको अंदर ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 18, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो -196 होना चाहिए डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे ये डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, ना कि फ़ारेनहाइट में, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, यानी बहुत साल तक इन लिक्विड नाइट्रोजन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -196 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, उसके बाद क्रायो प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस कूलिंग एंड स्टोरिंग द सेल टिश्यू और ऑर्गन एट वेरी लो टेम्परेचर। मोस्ट कॉमन -196 डिग्री सेल्सियस, और उसी को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो -321 डिग्री सेल्सियस, 321 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन टू मेंटेन द वायबिलिटी, यानी जिंदा रहना, यानी लाइव रहना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर। अट्रैक्टेंट किसको चाहिए, ऐसे फ्लावर जिसे देख के इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, उससे जूस लेता है, तो उसके लिए रिवार्ड हो गया। अगर वो अट्रैक्ट होकर गया और उससे जूस लिया, तो जूस जो लिया वो वही हुआ उसका रिवार्ड। तो ये किस में होगा, जो इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट है, तो इसको एंटेमोफिली बोलते हैं। ये देखिए, इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट प्रोवाइड रिवार्ड एज अ एडिबल पोलन ग्रेन एंड नेक्टर एज अ यूजुअल रिवार्ड इन ऑर्डर टू मेटरलाइज एंड मैक्सिमाइज pollination. Flower have developed a set of attributes which is aimed at attracting the pollinator called attractant, यानी पोलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए जो हथकंडा अपनाया जाता है उसी को, यानी पोलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट कलर के जो फ्लावर होते हैं, जिससे क्या होता है कि जितने भी इंसेक्ट है उसमें अट्रैक्ट होते हैं, उधर की ओर जाते हैं, तो वही तो उसका अट्रैक्टेंट हो गया। देख लीजिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन ओवरी एंड आर पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पोलिनेटेड बाई। तो ये होता है विंड के थ्रू। एक्सप्लेनेशन देखिए, विंड पोलिनेशन और एनेमोफिली। विंड के थ्रू जो पोलिनेशन होता है उस प्रोसेस को एनेमोफिली बोलते हैं। अकर्स इन फ्लावर विच आर हैविंग सिंगल ओव्यूल in each ovary and numerous flower packed in the inflorescence, it is non directional pollination। पढ़ लीजिएगा, यही चीज़ है wind pollinated। देखो, wind pollinated plant showing the compact inflorescence and expose the stamen। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। डायोसियस मतलब क्या हो गया, जिसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग हो। डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। तो इसमें तो भाई साहब ऑटोगामी होगा ही नहीं और जेनाइटोगामी भी नहीं होगा, तो आंसर ए हो गया। देखिए, ऑटोगामी अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, जेनाइटोगैमस फ्लावर आर यूजुअली बट प्रेजेंट इन सेम प्लांट। डायोसियस कंडीशन इज ऑब्जर्व व्हेन unisexual male and female flower are present in a different plant and prevent the autogamy and zenitogamy। यानी क्या हो गया, एक प्लांट ये है जिसमें क्या एक फ्लावर है, दूसरा प्लांट ये है जिसमें दूसरा फ्लावर है। जब अलग अलग प्लांट में है तो यहाँ तो क्रॉस पोलिनेशन होगा, जीनोगामी होगा, XE वाला जीनोगैमी होगा। यहाँ ना तो ऑटोगामी होगा ना ही जेनाइटोगामी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सही नहीं है, यानी गलत चूज कर। टपेटम हेल्प इन डेहिशन ऑफ एंथर, सही है। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन,
स्प्रोपोलन नहीं, यही तो गलत है। एग्जाइन नहीं होता, एग्जाइन ही सब, हाँ नहीं एग्जाइन सही होता है, एग्जाइन सही है बाहरी पार्ट, ठीक ओके। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पेसीज काउजेज सेवरल एलर्जी, ये भी सही है। स्टोर पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज टू क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये भी सही है। टेपेटम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एंथर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हेल्प नहीं करता है वो नरिशमेंट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? नरिशमेंट में, टेपेटम। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, टेपेटम इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन एज वेल एज सोर्स ऑफ प्रीकर्सर फॉर द पोलन कोट। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेपेटम के रिगार्डिंग। फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइन, it helps in transport of food material to the inside of anther, tapetum help in formation of pollen wall। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है यानी गलत है। एक एक करके देखो। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इनटू द स्टाइल। तो देखिए एक सेकेंड, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वन ही है। क्यों है आंसर? देखिए, पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ये नहीं हो सकता है भाई, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, यही सही है। देखो, pollen grain of different species are incompatible, so they fail to germinate. If stigma interaction is compatible, the pollen grain hydrates and germinates shortly following landing on stigma. देखो, कॉम्पेटेबल पोलन ग्रेन आएगा तभी जर्मिनेट करेगा, कोई ज़रूरी इनकम्पेटेबल होगा तो वो पोलन ट्यूब में जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। पोलन पिस्टिड इंट्रैक्शन पढ़े होंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर्ड पोलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगामी? जेनाइटोगामी, आंसर जेनाइटोगामी होगा इसका। ये देखिए कि जेनाइटोगामी जेनेटिकली सो सिमिलर विथ ऑटोगामी बिकॉज पोलन ग्रेन आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। एक फ्लावर ये है, दूसरे फ्लावर ये है। एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में अगर ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, उसी को जेनाइटोगामी बोलते हैं। तो एक ही प्लांट है तो जेनेटिकली सिमिलर होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ भी देख लिया थोड़ा सा। इट इज़ अ टाइप ऑफ पोलिनेशन इन विच pollen grain of one flower are transferred to the stigma of another flower belonging to the same plant or genetically similar plant। या तो प्लांट सेम होगा या जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होगा, ठीक है, यही चीज़ बोले अभी हम। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पोलन ग्रेन ऑफ सम स्पीसीज काउजेज सेवरल एलर्जी एंड ब्रोंकियल अफेक्शन इन सम पीपल, बिल्कुल सही है। The flower pollinated by fleas and bats secrete fall odor to attract them, ये भी सही है। Honey is made by bee by digesting pollen collect from the flower, ये pollen collect from the flower। एक सेकंड, अगला देखो, pollen grain are rich in nutrient and they are used in the form of tablet syrup, ये सही है, ये भी सही लग रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो गया आपका सी हो गया। देख लीजिए, लिखा है कि हनी इज प्रोड्यूस बाय वर्कर बी यूजिंग नेक्टर यानी फ्रुक्टोज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, द हाइलम इज अ स्कार ऑन द फ्रूट वेयर वाज अटैच टू द फेडेशिन। नहीं, अभी तो सबसे पहले क्वेश्चन था, या फ्रूट वेयर सीड का होगा सबसे पहले, फ्रूट तो होगा नहीं। सीड वेयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट, ये बात सही है। हाँ, सबसे अच्छा ये वाला पॉइंट है डी नंबर के, वेयर फोनिकल आज अटैच्ड,
आंसर डी हो गया। पहला ही क्वेश्चन ये था कि हाइलम इज ए स्कार फाउंड ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड आर अट्रैक्ट टू द फ्रूट, यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड टू द एनिमल पोलिनेटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर यूजुअली फ्लोरल रिवार्ड विच द एनिमल पोलिनेटर गेट। 27 फीलीफॉर्म apparatus आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो ये होता है सिनर्जिड सेल में होता है, ये देख लीजिए। ये एंटीपेडल सेल 3 है चलाजा जोन पे, और मैक्रोपाइल जोन पे 2 होता है सिनर्जिड सेल। इसी में देखो इस तरफ से है, इसको बोलते हैं फीलीफॉर्म apparatus। तो किस में हुआ है? सिनर्जिड सेल में हुआ। जेनाइटोगामी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये सही है, आंसर ये सही है। जेनाइटोगामी इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इन अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यही तो है, देख लीजिए। जेनाइटोगामी डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ऑटोगामी सेम फ्लावर ऑफ सेम फ्लावर में होता ट्रांसफर तो ऑटोगामी, और डिफरेंट फ्लावर में ऑफ डिफरेंट प्लांट में होगा तो जीनोगामी। मेल गेमेटोफाइट विथ लिस्ट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन, तो ये होगा सीधा लिलियम में होता है। मेल गेमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस इन एंजियोस्पर्म एंड इज नोन एज पोलन ग्रेन, 2 से 3, ये देखिए लिलियम। फंक्शन ऑफ फीलीफॉर्म apparatus रिकॉग्नाइज द सुइटेबल पोलन टू स्टिग्मा, नहीं। सुइटेबल डिवीजन ऑफ नहीं, प्रोड्यूस नहीं। गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, आंसर डी। फीलीफॉर्म apparatus हेल्प इन एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब onto synergid in ovule. Filiform apparatus is in the form of finger-like projection comprising a core of microfibrils enclosing a sheath, ये हो गया। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। ये सारे बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो बोर्ड में तैयारी करते हैं वो बना सकते हैं, और जो नहीं करते हैं, जो नीट का सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, थैंक यू।